Hello students, we are presently doing the solutions chapter of class 12th and till now in this chapter we have already discussed the concept of colligative properties along with their limitations and their significance. हम ये पढ़ चुके हैं कि colligative properties चार टाइप की होती हैं और चारों ही colligative property का एक common significance हमने पढ़ा कि उनके हेल्प से molar masses निकाले जा सकते हैं. Besides that मैं आपको colligative properties की limitations भी बता चुका था. बट आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एक लिमिटेशन तो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और एक लिमिटेशंस होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेंस की. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लिमिटेशंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की दो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस होती हैं. फर्स्ट वन इज दैट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल ओवर द आइडियल और द नियरली आइडियल सॉल्यूशंस एंड द सेकंड वाज दैट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर जस्ट एप्लीकेबल ओवर द सॉल्यूशंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो ये तो थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लिमिटेशन. बट आज के इस सेशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेंस की लिमिटेशन पढ़ेंगे. सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही कॉमन सिग्निफिकेंस होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. एंड इन टुडेज वीडियो सेशन हम उसी मोलर मास से रिलेटेड कुछ लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, you all know कि there are four types of colligative properties. चार colligative properties हमने इस चैप्टर में पढ़ी and those are named as the relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. और चारों ही colligative properties का हमने एक common significance पढ़ा कि उनकी हेल्प से molar mass of the non volatile solute निकाला जाता है. लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्ट कि उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू जो मोलर मासेस निकाले जाते हैं वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत आते हैं, एबनॉर्मैलिटी शो करते हैं. नाउ दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग स्टूडेंट्स. हमने शुरू से इस चैप्टर में चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही तो कॉमन सिग्निफिकेंस पढ़ा कि उनकी हेल्प से मोलर मासेस निकाले जा सकते हैं और उन्हीं मोलर मासेस को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने 4 MB के एक्सप्रेशंस भी डिराइव करे थे. और अब एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें यह बताया जा रहा है कि वो मोलर मासेस गलत आ जाते हैं. तो फिर वो अगर गलत ही आते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस ही क्या रह जाएगा. So students, we will first find out कि abnormality in molar masses आती क्यों है and once we know the reason behind that abnormality in molar masses, हम ये भी देखेंगे कि क्या उन molar masses को correct करा जा सकता है या नहीं. So let's start today's class. Our topic for today is abnormal molar masses. Students, जब हमने abnormality in molar masses के cause analyze करे तो we came out to the conclusion कि there are just two causes behind the abnormality in molar masses. किसी भी सॉल्यूट का गलत मोलर मास आने के पीछे सिर्फ दो रीजन हमें पता चले एंड दोस टू रीजंस वर द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एंड द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. और हम एक एक करके इन दोनों रीजंस को डिस्कस करेंगे. लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है और इस डिसोसिएशन से फर्क क्या पड़ता है. स्टूडेंट इमेजिन कीजिए, लेट अस हैव अ बीकर फिल्ड विद सर्टेन पोलर सॉल्वेंट. सपोज कीजिए एक बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है और इस वाटर के अंदर से वी ऐड 1 मोल ऑफ एनी पोलर सॉल्यूट लाइक NaCl. सपोज कीजिए हमने वाटर से भरे हुए बीकर में 1 मोल NaCl ऐड करा. अब आपको पता है कि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड और कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर जाते ही डिसोसिएट हो जाता है. तो याद रखिए स्टूडेंट, डिसोसिएशन में होगा क्या कि हमने 1 मोल NaCl का वाटर में ड्रॉप करा था लेकिन बीइंग एन आयनिक कंपाउंड ये वाटर में जाते ही डिसोसिएट हो गया टू गिव 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव. तो आपने देखा डिसोसिएशन से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए. हमने 1 मोल ऐड करा था लेकिन वो डिसोसिएट होने की वजह से 2 मोल में कन्वर्ट हो गए. तो डिसोसिएशन से हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं. एंड माइंडेड स्टूडेंट्स कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर. सो लेट अस क्लियर दिस कांसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने MB के 4 एक्सप्रेशंस डिराइव करे थे. मैं उनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन आपके सामने बोर्ड पे लिख कर दिखा रहा हूं. सपोज कीजिए MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA. लेट मी रिमाइंड यू एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करवा देता हूं कि इस फॉर्मूले में लिखी हुई हर टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. MB represent the molar mass of the non-volatile solute,
Kf is the molar depression constant, also known as a cryoscopic constant, and it depends upon the nature of solvent. ये अलग अलग solvent के लिए अलग अलग होता है. Wb represent the given mass of a solute. Delta Tf, this is the colligative property. Delta Tf represent the depression in freezing point. And finally Wa, this represent the given mass of a solvent. Wa solvent का given mass होता है. स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आपको ध्यान देना है. वन इज दिस डेल्टा टीएफ विच इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड सेकंड इज दिस मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. और आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेटेड है. स्टूडेंट, ऐसे ही बाकी के तीन फॉर्मूलेज फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूलेज में भी आप देखेंगे कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेटेड होती हैं. तो चारों ही एक्सप्रेशंस में आप देखेंगे कि मोलर मास इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है. हमने 1 मोल ऑफ NaCl वाटर के अंदर ड्रॉप करा था, लेकिन डिसोसिएशन की वजह से वो 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया. और अगर डिसोसिएशन के टाइम पे हमारा 1 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए. और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मोलर मास बीइंग इनवर्सली रिलेटेड डिक्रीज हो जाएगा. सो स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, हर वो केस जहां पे हमारा डाला गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, उस केस में हमें इस फॉर्मूले से डिक्रीज्ड मोलर मास मिलेगा, हमें करेक्ट मोलर मास नहीं मिलेगा. याद रखिए, NaCl का जो करेक्ट मोलर मास होता है दैट इज 23 फॉर सोडियम एंड 35.5 फॉर क्लोरीन, यानी कलेक्टिवली 58.5 ग्राम आना चाहिए था इस फॉर्मूले से. लेकिन जब आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू NaCl का मोलर मास प्रेडिक्ट करेंगे तो वो 58.5 से कम आएगा, बिकॉज डिसोसिएशन के टाइम पे वी ऑलवेज गेट अ डिक्रीज्ड मोलर मास. सो स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, हर उस केस में हमें गलत मोलर मास मिलेगा जहां पे हमारा डाला गया सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो मोलर मास ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एबनॉर्मेलिटी. लेट अस फाइंड आउट द अदर रीजन बिहाइंड एबनॉर्मेलिटी. द सेकंड रीजन बिहाइंड एबनॉर्मेलिटी इज द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. याद रखिए स्टूडेंट, जिस तरह से कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कुछ आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, वहीं कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर जाके एसोसिएट हो जाते हैं. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन. आपकी बार इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास बीकर के अंदर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, और इस बेंजीन के अंदर हमने 2 मोल्स एसिटिक एसिड के ड्रॉप करे. अब 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एसोसिएट कैसे होते हैं वो देखिए. You all know कि acetic acid can be written as CH3COOH. This is 1 mole of acetic acid and this is another mole of acetic acid CH3COOH. अब स्टूडेंट, आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि acetic acid में OH बॉन्ड पोलर होता है. This OH बॉन्ड is polar, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली ये वाला OH बॉन्ड भी पोलर है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है. सो इमेजिन कीजिए कि जब 2 पोलर एसिटिक एसिड के मोल आमने सामने फेस टू फेस आएंगे तो इसका H पॉजिटिव इसके O नेगेटिव के साथ और इसका O नेगेटिव इसके H पॉजिटिव के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 अलग अलग मोल्स जो हमने डाले थे, अब ये एसोसिएट होके एक सिंगल डायमर में कन्वर्ट हो गए. हमने तो 2 मोनोमर्स डाले थे, लेकिन वो 2 मोनोमर जुड़ के एक सिंगल डायमर में कन्वर्ट हो गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए. तो एसोसिएशन के टाइम पे हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो मोलर मास इंक्रीज्ड हो जाएगा. यानी कि एसिटिक एसिड का जो एक्चुअल मोलर मास हमें मिलना चाहिए था इस फॉर्मूले से, उससे ज्यादा मोलर मास डिटरमाइंड होगा. So students, these are the only 2 reasons behind the abnormality in molar masses. I hope आपको ये दोनों रीजन क्लियर हैं. जब हमारा डाला गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर या तो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तब हमें गलत मोलर मासेस मिलते हैं. और ये स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, डिसोसिएशन के टाइम पे वी ऑलवेज ऑब्टेन अ डिक्रीज्ड मोलर मास, और एसोसिएशन के टाइम पे वी ऑलवेज ऑब्टेन एन इंक्रीज्ड मोलर मास.
सिर्फ उन केसेस में आपको इन एक्सप्रेशन से सही वैल्यूज मिलेंगी जिन केसेस में हमारा सॉल्यूट ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। बट ऐसे केसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी, क्योंकि नियरली 85 to 90% ऑफ केसेस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो ही जाती है। सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड एबनॉर्मेलिटी। अब now once we know the reasons behind this abnormality, let us find out is there any way to calculate this abnormality। अब ये पता लगाते हैं कि क्या हमें इन गलत मोलर मासेस से ही काम चलाना पड़ेगा या इन गलत मोलर मासेस को करेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। सो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड वेंट हॉफ जिसने हमें एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। वेंट हॉफ ने हमें बताया कि अगर हमारे सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से गलत मोलर मास आ भी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन स्टिल करेक्ट दैट मोलर मास। हम अब भी उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन फॉर्मूलेज में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलेज में कोई करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट ये फॉर्मूलेज हमें इन स्पाइट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन सही मोलर मासेस की वैल्यू प्रोवाइड करें। सो वेंट हॉफ वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड अस दैट करेक्शन फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द वेंट हॉफ फैक्टर। स्टूडेंट, वेंट हॉफ फैक्टर is represented by small I, and theoretically we can define this Vent Hoff factor as the ratio of normal molar mass to abnormal molar mass. The ratio of normal molar mass to abnormal molar mass. नॉर्मल मोलर मास से हमारा मतलब है जो करेक्ट मोलर मास किसी सॉल्यूट का होता है वो, और एबनॉर्मल मोलर मास मतलब जो इस फॉर्मूले से आपको गलत वैल्यू पता चली वो, उसका रेशियो आई को रिप्रेजेंट करता है। अब वंस वी नो द वैल्यू ऑफ दिस आई, अगर हम किसी तरह से इस आई की वैल्यू पता लगा लें और उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में राइट साइड में इनकॉर्पोरेट कर दें, इस फॉर्मूले में इंक्लूड कर दें, तो हमें ये फॉर्मूलेज सही वैल्यूज देंगे। अब स्टूडेंट हम दो चीजें पता लगाने वाले हैं। सबसे पहले ये कि आई की वैल्यू पता कैसे लगाई जाएगी, और दूसरा ये कि उस आई की वैल्यू को यूज करके सही मोलर मासेस कैसे डिटरमाइन करे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेंट हॉफ ने हमें आई की वैल्यू पता लगाने के लिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन में दो अलग अलग फॉर्मूलेज दिए। फॉर डिसोसिएशन we will use this expression alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1, और एसोसिएशन के केस में we will use this expression alpha is equal to 1 minus I upon 1 minus 1 by n. सो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके आई की वैल्यू पता लगाएंगे और उस आई की वैल्यू को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में यूज करके हम सही मोलर मास पता लगाएंगे। बट उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्सप्रेशन क्या है, और इस एक्सप्रेशन में हमें आई तो मालूम है, आई इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट ऑफ फैक्टर, लेकिन ये अल्फा और एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले वो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये याद रखिए, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, दिस अल्फा रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आप सभी लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स की होती हैं, द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होती है दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू प्रोड्यूस ऑल द आयंस, लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होती है जो कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, पार्शियली डिसोसिएट होती है, और उस पार्शियली डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड होने वाली इलेक्ट्रोलाइट से ही रिलेटेड होता है ये अल्फा। इस अल्फा का डिटेल में मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट, सो दैट आप उस फॉर्मूले में अच्छी तरह उसे यूज कर पाए। ये याद रखिए स्टूडेंट, लेट अस कंसिडर अ केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB। सपोज कीजिए AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पार्शियली डिसोसिएट होती है टू गिव A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली इसलिए डिसोसिएट नहीं होती क्योंकि इवन बिफोर इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन दैट टेंड्स टू अटेन एन इक्विलिब्रियम। अब इससे पहले कि पूरा सॉल्यूट प्रोडक्ट की तरफ जा पाता, प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट की तरफ आने स्टार्ट कर दिया और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से रिएक्शन पूरा हो ही नहीं पाया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करती हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करती। सो स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कंसीडर करो कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के हमने 100 मोल्स वाटर में ड्रॉप करें। सपोज कीजिए हमने 100 मोल ऑफ AB पानी में ड्रॉप करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट,
वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये 100 के 100 पूरे डिसोसिएट नहीं हुए। इमेजिन करो कि इस 100 में से 50 डिसोसिएट हो गए। 50 डिसोसिएट होकर उधर चले गए, 50 इधर ही बचे रह गए। तो बताओ स्टूडेंट कि 100 का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया? कैन वी से कि 100 इंटू हाफ डिसोसिएट हो गया? तो ये याद रखिएगा, इस फ्रैक्शन को ही अल्फा कहते हैं। अल्फा इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन विच हैज बीन डिसोसिएटेड टू गेट शिफ्टेड ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये याद रखिए, इनिशियल कंसेंट्रेशन का जितना भी फ्रैक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, उसी फ्रैक्शन को अल्फा कहते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सिंपली डिफाइन अल्फा एज द अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन अमाउंट टेकन। हम अल्फा को ऐसे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जितना डिसोसिएट हुआ अपॉन जितना लिया गया था, वो रेशियो ही अल्फा कहलाएगा। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखिए, इमेजिन कीजिए हमने 100 मोल्स पानी में ड्रॉप करे थे इसके, लेकिन 100 मोल्स में से ये सिर्फ 25 डिसोसिएट होकर उधर चले गए। अब अगर किसी 100 में से सिर्फ 25 डिसोसिएट हुए तो कैन वी से कि 100 इंटू 1/4 डिसोसिएट हुआ, तो ये 1/4 अल्फा है। तो आई होप आपको अल्फा का मीनिंग क्लियर हो रहा है। अल्फा इनिशियल कंसेंट्रेशन के उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट केस देखिए स्टूडेंट इसी में, इमेजिन कीजिए कि हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट के 100 मोल्स पानी में ड्रॉप करे और वो 100 के 100 प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। हमने 100 मोल पानी में ड्रॉप करे थे और 100 के 100 उधर चले गए। तो इमेजिन कीजिए कि इस इनिशियल कंसेंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन उधर चला गया। कैन वी से कि इस इनिशियल कंसेंट्रेशन का कंप्लीट फ्रैक्शन उधर चला गया, 1 टाइम्स उधर चला गया। और अगर 100% उधर चला गया तो अल्फा 1 हो गया। सो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा 1 होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा 1 से कम होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, इसे हमेशा याद रखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमें कभी पता ही नहीं लगाना होता, बिकॉज फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1 होता है। सेम इज द केस फॉर एसोसिएशन। याद रखिए स्टूडेंट, जिस तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली एसोसिएट भी नहीं होती। अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज 50% एसोसिएट हुई है, तो इसका मतलब 100 में से 50 एसोसिएट हुई है। सो स्टूडेंट, अल्फा आई होप आपको क्लियर है। अल्फा रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और याद रखिए, अल्फा के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में जरूर प्रोवाइडेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कहा जाता है कि अ गिवन सॉल्यूट इज 20% डिसोसिएटेड, तो 20% डिसोसिएटेड का मतलब है कि आउट ऑफ 100 20 प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर आउट ऑफ 100 20 प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वी कैन डायरेक्टली एनालाइज कि अल्फा 20/100 होगा, यानी कि 0.2 होगा। अगर आपको कहा जाता है किसी क्वेश्चन में कि सम इलेक्ट्रोलाइट इज 80% डिसोसिएटेड, तो हम समझ जाइए कि उसका अल्फा 0.8 है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 70% डिसोसिएटेड हुई है, तो उसका अल्फा 0.7 है। तो अल्फा कैन बी डायरेक्टली प्रेडिक्टेड एज पर द गिवन लैंग्वेज। अगर हमें यह बता दिया जाए कि कितना कंपाउंड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम उससे अल्फा एनालाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ दिस एन। एन का कांसेप्ट बहुत सिंपल है स्टूडेंट, याद रखिए, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिसोसिएटेड और विच आर एसोसिएटेड। सपोज फॉर एग्जांपल, NaCl के केस में मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ NaCl एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो NaCl कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं? 2 आयंस में। सो दैट्स व्हाई NaCl के लिए n की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम K2SO4 कंसिडर करें, तो K2SO4 डिसोसिएट होगा 2 K पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव में। टोटल 3 आयंस मिल रहे हैं इसके डिसोसिएशन से, तो इस केस में n की वैल्यू 3 होगी। तो डिसोसिएशन के केस में n का मतलब होता है कि हमारा गिवन सॉल्यूट कितने आयंस में स्प्लिट हो रहा है। द नंबर ऑफ आयंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन दैट रिप्रेजेंट n। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में समझिए स्टूडेंट, एसोसिएशन में मैंने आपको बताया कि जैसे एसिडिक एसिड का केस इमेजिन कीजिए। एसिडिक एसिड के हमने 2 मोल्स पानी में डाले थे, लेकिन वो दोनों आपस में एसोसिएशन की वजह से जुड़ गए और एक सिंगल डायमर में कन्वर्ट हो गए। तो क्योंकि यहां पे 2 मोल्स जुड़ के डायमर बना रहे हैं, तो एसिडिक एसिड में N2 लिया जाएगा। सिमिलरली अगर 3 चीजें जुड़ रही होती हैं डायमर बनाने के लिए, तो N3 ले लेते। अगर 8 स्पीशीज जुड़ती हैं ऑक्टामर बनाने के लिए, तो N8 ले लेंगे। तो एसोसिएशन के केस में N रिप्रेजेंट करता है कितने पार्टिकल जुड़े, और डिसोसिएशन के केस में N रिप्रेजेंट करता है कि कितने पार्टिकल्स में स्प्लिट हुई कोई चीज। सो आई होप आपको N का कंसेप्ट क्लियर है। एंड वंस यू नो द वैल्यू ऑफ N एंड अल्फा,
तो डेफिनेटली यू कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालने के बाद हम इस आई की वैल्यू को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि मोलर मासेस का एक्सप्रेशन, सपोज कीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू मोलर मास का एक्सप्रेशन ये होता है mb इज इक्वल टू kb इंटू wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू WA। और अगर आप इस एक्सप्रेशन से किसी भी ऐसे सॉल्यूट का मोलर मास प्रिडिक्ट करते हैं जो डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले से हमें गलत मोलर मास मिलेगा। लेकिन वेंट हॉफ ने हमें बताया कि अगर इस फॉर्मूले में राइट साइड में हम आई भी मल्टीप्लाई कर दें द करेक्शन फैक्टर, तो अब ये करेक्टेड फॉर्मूला हो चुका है। अब इस फॉर्मूले से हमें करेक्ट मोलर मासेस मिलेंगे। सो स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए, इस आई का यूसेज समझने के लिए और इस आई पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। So the question is here represented over the board. 2 grams of benzoic acid when dissolved in 25 grams of benzene exhibit a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. If the molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole, then calculate the percentage association of acid if it forms a dimer in solution. So student, the question is very simple. Question में आप देख सकते हैं, सबसे पहले एनालाइज करिए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। इस क्वेश्चन में हमने ये बताया गया कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड विच इज अ सॉल्यूट व्हेन एडेड टू 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एग्जिबिट अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.62 केल्विन। हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी दे रखी है और केएफ की वैल्यू भी दे रखी है। सो स्टूडेंट, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB इज 2 grams of C6H5COOH. This is the formula of benzoic acid, and it is dissolved in 25 grams of benzene, 25 grams of C6H6. Depression in freezing point is 1.62 Kelvin, and the molar depression constant Kf is 4.9 Kelvin kg per mole. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं। स्टूडेंट, ये समझिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH होता है, और बेंजोइक एसिड के अगर 2 मोल्स बेंजीन में ड्रॉप करते हैं तो दे अंडरगो एसोसिएशन लाइक दिस, C6H5COOH प्लस C6H5COOH। ये 2 मोल्स जब आमने सामने से आएंगे स्टूडेंट्स, तो इसका H इसके O के साथ और इसका O इसके H के साथ एसोसिएट होके डायमराइजेशन अंडरगो करेंगे। अब ये याद रखिए कि बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड जिस तरह से पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, उसी तरह से वो पूरी तरह एसोसिएट भी नहीं होते। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया है कि ये बेंजोइक एसिड कंप्लीटली एसोसिएट नहीं होगा। हमें ये पता लगाना है कि ये कितना परसेंटेज एसोसिएट होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स अ डायमर। ये हमारा सॉल्यूट डायमर बना रहा है, लेकिन कितना परसेंट ये उधर चला गया, इसका कितना फ्रैक्शन उधर चला गया, हमें वो फ्रैक्शन, वो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और ये याद रखिएगा, अल्फा इज जस्ट अ फ्रैक्शन। अल्फा को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो स्टूडेंट, हमें ये डेटा दे रखा है। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस बेंजोइक एसिड का एबनॉर्मल मोलर मास निकालते हैं। यू नो कि MB का एक्सप्रेशन होता है MB एबनॉर्मल। सो MB का एक्सप्रेशन होता है KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। सो वी हैव ऑल दीज वैल्यूज विद अस। सो KF की वैल्यू 4.9, WB is 2 grams of benzoic acid. You can see that this is 2 grams of benzoic acid into 1000 divided by delta TF is 1.62, और WA की वैल्यू में दे रखी है 25 grams of benzene. So student, इस फॉर्मूले से जो MB निकलेगा वो एबनॉर्मल इसलिए आएगा क्योंकि हमारा सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, और हर एसोसिएशन या डिसोसिएशन में हमें गलत मोलर मासेस मिलते हैं। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 241.98। याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज द इनकरेक्ट, द एबनॉर्मल मोलर मास। अब वी नो कि द सॉल्यूट इज बेंजोइक एसिड, और अगर सॉल्यूट बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास है वो हम इनके एटॉमिक मासेस से भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, MB नॉर्मल
कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एटॉमिक मासेस। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। जब इन सभी एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो द नॉर्मल मोलर मास कम्स आउट टू बी 122। Now once we know the abnormal as well as the normal molar mass, so we can calculate I. I is the ratio of normal molar mass to abnormal molar mass. So I में normal molar mass 120, abnormal molar mass 241.98 रखेंगे, and when we solve it for I, so this will come out to be 0.504. तो हमें I की वैल्यू पता लग गई। Now student, once we know the value of I, we can easily determine the value of alpha. We know ये एसोसिएशन का केस है और एसोसिएशन के केस में अल्फा इज 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, यानी कि 1 माइनस 0.504 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2। अब नाउ स्टूडेंट n इज इक्वल टू 2 क्यों रखा? क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन जहां डायमर बन रहा है, दो चीजें जुड़ेंगी तो n2 रखा जाएगा, तीन चीजें जुड़ती तो हम n3 रखते। So when we solve this value, this will come out to be 0.992। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है और इस केस में बेंजोइक एसिड के लिए 0.992 आ रही है, तो इट क्लियरली इंडिकेट कि परसेंटेज एसोसिएशन इज 99.2%. So I hope this concept is clear to you students. एंड बिलीव मी, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल में इन टेक्स्ट में भी मिल जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। सो विद दिस क्वेश्चन आई होप आपको यूसेज ऑफ आई पता चल गई, आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना आ गया। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ अल्फा एज वेल एज एन, and you know कि what is the meaning of abnormal molar masses, what is the cause behind this abnormality, and how can we correct that abnormality. So that's it for today students. With the end of this topic we finally wrap up today's video session. Within our next video session we will again proceed with some other important topic. Till then, have a good day, be home, be safe. Thank you.